एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि पहले से तय था कि हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बात करेंगे और खासतौर पर उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो चीज़ें अब तक हमारी चर्चा से गायब रही हैं। हमारी से मतलब साहित्य के जो आलोचक हैं और एक सामान्य तौर पर साहित्य प्रेमी लोग हैं, उनके बीच से जो चीज़ें गायब रही हैं उनकी हम खासतौर पर चर्चा करेंगे आपसे। ये सच है कि निराला बहुत बड़े लेखक थे हिंदी के और उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है और उन पर एक कवि के तौर पर ही बार बार बात हुई है, जितनी भी बात हुई है, और खासतौर पर छायावाद के संदर्भ में ज्यादा बात हुई है। निराला के बारे में बात करते समय, निराला पर सोचते समय बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको के सेंटर में लाया जाना चाहिए, मैं यही सोचता हूं। और वे चीजें विवाद के या चर्चा के केंद्र में क्यों नहीं आई, ये मेरे लिए अभी भी मिस्ट्री है। मैंने नामवर जी पर बात करते समय एक बात कही थी, उस बात को मैं उठा रहा हूं फिर, सिर्फ रेफरेंस के तौर पर, उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैंने एक बात कही थी कि हिंदी में एक परंपरा समान धर्मा लेखकों की बनी। निराला इन समान धर्मा लेखकों में नहीं आते। निराला की ब्यूटी यह है कि निराला ने अपने समय में प्रगतिशील लेखक संघ ज्वाइन नहीं किया, वो पीडब्ल्यूए के मेंबर नहीं बने। सवाल यह क्यों नहीं बने? रामविलास शर्मा जैसा उद्भट आलोचक, उनका फास्ट फ्रेंड, लंगोटिया यार, और इतना बेहतरीन दोस्त और आइडियोलॉजिकली इतना शानदार व्यक्ति, वो भी उन्हें प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल नहीं करा पाया। निराला जिस समय सबसे बेहतरीन रचनाएं लिख रहे थे, उस समय प्रेमचंद भी थे। प्रेमचंद भी उनको आकर्षित नहीं कर पाए कि वे पीडब्ल्यूए में ले जाएं। कोई चीज तो थी कि जिसकी वजह से निराला ने पीडब्ल्यूए ज्वाइन नहीं किया। सोचे हम लोग कि निराला जैसा बड़ा लेखक वो पीडब्ल्यूए में शामिल क्यों नहीं हुआ? वो इलाहाबाद से जो एक ग्रुप संचालित था, परमल ग्रुप, उसमें तो वो जाना उन्होंने जरूरी समझा, लेकिन वो पीडब्ल्यूए में जाना जरूरी नहीं समझा। मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है कि उन्होंने क्यों नहीं किया। मैं तो सिर्फ उनके लिखे को जानता हूं, क्योंकि हमारी तो जो भी समझ है उनके राइटिंग के जरिए बनी है। जो लोगों ने लिखा है उसे पढ़ा है हम लोगों ने। तो पहली दो एक चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जिससे कि आपको इस पेचीदगी का, निराला के व्यक्तित्व की पेचीदगी का अंदाजा लगे। मैंने वो जगह अपने अनुभव से जाके देखी, महिषादल, जहां निराला पैदा हुए थे। ये महिषादल वही इलाका है जो कि एक जमाने में लिबरेटेड जोन रहा है। लंबे समय तक फ्रीडम मूवमेंट में ये इलाका लिबरेटेड जोन रहा है। विश्वनाथ मुखर्जी के नेतृत्व में 3 साल तक अंग्रेज घुस नहीं पाए थे। बहुत ही मिलिटेंट किसान मूवमेंट रहा है उधर पूरे इलाके में। उसी इलाके में नंदीग्राम भी आता है, जहां के लेफ्ट फ्रंट, ये उसी जिले का हिस्सा है जिस जिले में पैदा हुए। उस महिषादल की में कोई हिंदी भाषी नहीं रहता। मैं जिस समय गया
निराला पैदा हुए थे तब भी ये स्थिति, हिंदी भाषी वहां नहीं रहते। मैं निराला की जयंती पर बोलने के लिए गया था, उस समय वहां एक प्रोग्राम था, तो मैं वहां रुका भी था दिन में। एक हाईकोर्ट के टॉप वकील थे जिनके घर में रुका था गांव में, और उनके जरिए मैं थोड़ा सा आसपास के इलाके में घूमने भी गया। मैंने वो जगह भी देखी जहां निराला जिस झोपड़ी में रहते थे, जिस कोठरी में जन्म हुआ था उनका, उस स्कूल को भी देखा जहां निराला पढ़े थे। उस राजा के महल और उसके पूरे बागान को भी देखा जहां के जूही की कली हुआ करती थी। विलक्षण बात है यह कि निराला की कविताओं के साथ में जो लोग लिखते पढ़ते रहे हैं वे जूही की कली को तो जानते हैं, लेकिन जूही की कली के पास और भी कुछ था, इसे नहीं जानते। इसलिए मेरा कहना यह है कि साहित्य पढ़ते समय या साहित्य पर रिसर्च कराते समय फील्ड वर्क जरूर करना चाहिए। उससे साहित्य की जो है जमीन, रियलिटी, उसका एक पल्स, उसका एक अनुमान लगता है। संयोग की बात है कि रामविलास जी ने भी निराला की साहित्य साधना बहुत ही शानदार किताब लिखी है, लेकिन मुझे संदेह है कि वो महिषादल गए होंगे, क्योंकि उस पुस्तक को पढ़ के नहीं लगता कि वो महिषादल गए थे। तो साहित्यकारों पर बात करते समय फील्ड वर्क का बहुत महत्व है, और वह महत्व बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, उसको इस कैजुअली नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ जितनी भी रिसर्च होती है साहित्य में, उसमें फील्ड वर्क नहीं होता, किताब वर्क होता है। एक किताब से दूसरी किताब, दूसरी से तीसरी किताब, हम उद्धरण पर उद्धरण, कोटेशन पर कोटेशन देके और अपना विश्लेषण करके थीसिस जमा कर देते हैं। वो करीब 6-7 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ वो पूरा का पूरा राजा का इलाका, जहां निराला पैदा हुए, जहां उन्होंने तकरीबन उस जगह से मुश्किल से 2 किलोमीटर, पौने 2 किलोमीटर दूर एक समाधि है, और वहां करीब 70 से अधिक औरतों की संख्या, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही अभी, ये करीब बहुत पहले की बात है, ये मतलब 92-93 में मैं गया था। तो वहां एक समाधि है, उस समाधि में तकरीबन 70 से ज्यादा औरतों के नाम लिखे हुए हैं, एक पत्थर लगा हुआ है, और यह समाधि उन औरतों की है जिन औरतों के साथ में अफगान सैनिकों ने रेप किया था और हत्या की थी बाद में। क्योंकि यह इलाका पूरा का पूरा लिबरेटेड जोन हुआ करता था, और इस लिबरेटेड जोन के को मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश शासकों ने अफगान सेना बुलाई थी, और उस अफगान सेना ने जबरदस्त जुल्म किया था यहां, और उस जुल्म में ये औरतें मारी गई थीं, उनके साथ अत्याचार हुए, अनाचार हुआ, और वो मारी गई। उनकी स्मृति में वहां वो शहीद स्मारक बना हुआ है। जहां निराला का जन्म हुआ, जहां निराला का स्कूल था, जहां निराला के पिता चौकीदारी करते थे और रहते थे, उससे 1 फरलांग की दूरी पर, 1.5 फरलांग की दूरी पर राजा का महल है, और राजा के महल के जस्ट सामने ही राइट हैंड साइड में एक कंपाउंड है, जिस कंपाउंड में एक तरफ रंगमंच है, जिस रंगमंच पर उस जमाने के बंगला के सारे प्रसिद्ध रंगकर्मी नाटक खेला करते थे। रंगमंच से मुश्किल से एक 500 कदम की दूरी पर ही जूही की कली का बगीचा, और रंगमंच के जस्ट सामने लेफ्ट साइड में एक कत्ल घर। जो लोग राजा का विरोध करते थे, राजा उनके साथ में किस तरह से पेश आता था, इसका प्रतीक चिन्ह था वो कत्ल घर। वहां आसपास के लोगों का जो विरोध करते थे, उनको लाके सजा दी जाती थी, उनके हाथ काट दिए जाते थे।
मेरी चिंता यह है कि साहित्य के विद्यार्थी के नाते ये सारा परिदृश्य जब आप आंखों से देखते हैं और हिस्ट्री में जाते हैं, मैं जिस समय गया था उस समय रंगमंच का एक खाली टीन सेट बचा हुआ था वहां, और कोई चीज बची हुई नहीं थी। हां, जूही की कली के कुछ पेड़ जरूर थे। निराला के समूचे लेखन में ये सारी चीजें मिसिंग है। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग वही जानते हैं जो हिंदी आलोचकों ने बताया कि निराला का और उनके दृष्टिकोण का संबंध बेसवाड़े के किसानों के आंदोलन के साथ है। जी नहीं, निराला के शुरू के 2 दशक तो उसी गांव में महिसा दल में गुजरे। अगर निराला के दृष्टिकोण से किसी चीज का संबंध बनता है तो वह उस इलाके के किसान आंदोलन और मिलिटेंट किसान आंदोलन उसके साथ बनता है, जिसकी कि हिंदी आलोचना कभी पड़ताल ही नहीं करती कि आखिर निराला उस इलाके के किसान आंदोलन को एड्रेस क्यों नहीं करते, या हिंदी के आलोचक उस आंदोलन को जो उस इलाके में था उसे एड्रेस क्यों नहीं करते। यह समस्या रामविलास शर्मा के यहां भी है, यह समस्या दूसरे लोगों के यहां भी है जिन्होंने के निराला पे किताबें लिखी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं यह कि जब हम साहित्य का उसके कंटेम्परेरी कर वेरीफाई करें, सिर्फ किताबों से और काल्पनिक अनुमानों के आधार पर साहित्यकार और साहित्य की कृतियों का विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। उससे गलत निष्कर्ष निकलते हैं, और निराला के बारे में हमारे अनेक निष्कर्ष गलत निकले और आज भी हैं। बैसवाड़ा के किसान आंदोलन की जिसकी चर्चा की जाती है उससे ज्यादा सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर मिदनापुर का किसान आंदोलन था, जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी किया करती थी। इसलिए जब हम बात करें निराला के संदर्भ में तो एकदम नए फ्रेश ढंग से बात करनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि गए किताब निकाल ला, एक आत्महंता निराला, पढ़ लो इसे, और हम बताते हैं फर्स्ट हैंड। क्या फर्स्ट हैंड बताएंगे आप? आपने इलाहाबाद के आगे निराला को देखा ही नहीं, आप कैसे बता सकते हैं निराला कैसे थे और किस परिवेश में रहते थे? क्योंकि वह परिवेश आपके आलोचना की कृतियों से एक सिरे से गायब है। वह परिवेश न रामविलास शर्मा के यहां मिलता है, न दूधनाथ सिंह के यहां मिलता है, न और किसी के यहां मिलता है। तो मैं किस पर विश्वास करूं? मैं साहित्य पढ़ाता हूं ना, और मैं अभी आपसे फेसबुक पर लगातार किस चीज की बात कर रहा हूं? मेरी क्या भूमिका हो सकती है? मेरी भूमिका सिर्फ यह हो सकती है मैं सत्य की रक्षा करूं। साहित्य का काम है सत्य की रक्षा करना। साहित्य का काम सत्य का एक तरह से उसे साइड करना, फर्श के नीचे सिखाना नहीं है। साहित्य में और साहित्यकार के जीवन में सत्य कहां है, इसे आप जब तक फील्ड वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, आपने फर्स्ट हैंड निराला से जानकारी हासिल की, रामविलास शर्मा ने उसे लिपिबद्ध किया, उससे बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आई, वो अच्छी बात है। लेकिन जो उसमें नीचे क्या है वास्तविकता, उसका भी तो पता किया जाना चाहिए। वास्तविकता तब हाथ लगेगी जब आप साहित्य को फील्ड वर्क करके वेरीफाई करेंगे। निराला अकेला ऐसा बड़ा लेखक है। क्यों मैंने इसका चयन किया मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्यों इस समय चयन किया, और भी लेखक थे, मैं उन पर बात कर सकता था आपसे। निराला अकेला ऐसा लेखक है जो कि 1917-18 में जो प्लेग आया था, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है अभी, निराला अकेला ऐसा लेखक है जिसके परिवार के अधिकांश सदस्य इस प्लेग में मर गए थे। मुझे बहुत तकलीफ हुई जो हिंदी के लेखक आलोचक अभी फेसबुक लाइव कर रहे हैं, उनको निराला के परिवार के लोगों की मृत्यु याद कर गए। तकलीफ हुई। अरे आपको प्लेग में दुनिया याद आती है, लेकिन प्लेग में अपने लेखक के जो आत्मीय जन मरे हैं वो याद नहीं आते, और लेखक को आप माला पहनाते हो और पूजा करते हो, और प्राण निराला।
पूरी दुनिया गुजर तरह की ट्रेजेडी 1918 में भी थी। निराला के परिवार के सिर्फ बच्चे रह गए थे। मजाल है कि हिंदी के किसी भी अखबार वाले को यह याद आ जाए, मजाल है किसी संपादक को यह चीज याद आ जाए। क्या पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ाते हैं इतिहास में, क्या जानते हैं हम लेखक के बारे में? आप खाली सरोज को जानते हैं जो निराला की बेटी थी। आप निराला ने जो ट्रेजेडी झेली है आप उसे जानते ही नहीं है, आप उसे देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत भयावह यथार्थ नजर आएगा, आपका सारा रोमांटिसिज्म चला जाएगा। मुझे निराला इसलिए याद नहीं आया कि उनकी कविता बहुत अच्छी थी, नहीं, मुझे निराला इसलिए याद आया कि उस 1918 की जो प्लेग थी, महामारी थी, उस महामारी में अकेला हिंदी का एक ऐसा लेखक है जिसका सारा का सारा परिवार मर गया। बहुत भयानक है वो। तो मेरे दिमाग में ये चीज बार बार थी, मैं तो जानता हूं, लेकिन मेरी चीज में थी दिमाग में। मैं सोच रहा था कि इतने लोग बोल रहे हैं, इतना लोग लिख रहे हैं, और बड़े बड़े धाकड़ लोग हैं, ऐसे लोग हैं, तपे तपाए लोग हैं, और ऐसे ज्ञानी लोग हैं, इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोई तो निराला को श्रद्धांजलि दे कि आज हमें आपके पुरखे और आपके परिवार के लोग याद आ रहे हैं कि वे इस महामारी में मरे थे। नहीं, हमें से किसी को याद नहीं आती उनकी। हमें सिर्फ राम की शक्ति पूजा चाहिए। हम कितने वायवी हो चुके हैं। और वो पीड़ा कितनी गहरी रही होगी लेखक के अंदर, मैं सोच सकता हूं उसे, क्योंकि मैंने अपने परिवार में वो उस तरह की ट्रेजेडीज देखी हैं, मैं गुजरा हूं उनसे। भयानक अभाव। निराला कुछ कमाते नहीं थे, हाई स्कूल तक पास नहीं कर पाए थे, एकदम अभाव में बड़े हुए थे, और हालत खराब थी निराला की। देखने में बहुत सुंदर थे। पहले पत्नी मरी, फिर परिवार के बाकी लोग एक एक करके मरे। एकमात्र रामविलास शर्मा ने उसका जिक्र किया है, और बहुत ही मार्मिक ढंग से जिक्र किया है अपनी निराला की साहित्य साधना में, जो मुझे याद आ रहा है। कैसा चाहिए मुझे निराला? वही खाली एक पोएट निराला चाहिए, एक ट्रेजिक निराला चाहिए। जिस निराला के जीवन में दुख हर पग पग पर, पूरी जिंदगी ट्रेजेडीज ने जिसका पीछा नहीं छोड़ा। कहां से मिली उसे ये त्रासदियां? इसी समाज से मिली। तो इस समाज को बदलें या रहने दें? निराला के अंदर जो एक रिवेल पैदा हुआ था, एक बागी, एक परिवर्तनकामी लेखक पैदा हुआ था, वो इन त्रासदियों को देख के पैदा हुआ था। निराला अकेला लेखक है, अकेला लेखक है। जिसने अपने निजी जीवन की त्रासदी पर महान कविता लिखी, सरोज स्मृति, अकेला लेखक है। देखा तो हम सब ने है, लेकिन लिखा नहीं, किसी में ताकत नहीं है, उस सच को लिखने की ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है। कौन सी चीज है जो मुझे निराला में सबसे ज्यादा अपील करती है? निराला का त्रासदियों के सामने आंख में आंख डाल के खड़े होना, वो मुझे प्रेरणा देता है। मुझे वो दुस्साहस प्रेरणा देता है जब वो निराला सरेंडर नहीं करते।
निराला आइडियोलॉजिकल सरेंडर नहीं करते, कंसिस्टेंटली उनके दृष्टिकोण में यह चीज रिफ्लेक्ट करती है, वे सरेंडर नहीं करते, वे किसी दबाव में नहीं आते। आप सोचिए एक व्यक्ति ने 20 साल शुरू के गुजार दिए हों, जिस समय उसके पास कुछ ना हो और सिर्फ मौत की खबरें हों, बीवी भी मर चुकी हो, बच्चे हों उसके पास में, एक बेटी हो एक बेटा हो, अपने भाई के भी बच्चे हों, उनको पालने की जिम्मेदारी हो, तो कैसे पाला होगा आप सोचिए जस्ट। कैसे मदद की होगी लोगों की, और कितनी मदद की होगी, क्या था उनके पास में। तो निराला पर बात करते समय उस परवेश को दिमाग में रखना बेहद जरूरी है, जिस परवेश ने निराला को एकदम तमाम किस्म की त्रासदियों के बीच में एक महत्वपूर्ण लेखक बनाया। निराला का लेखन सुख में विकसित हुआ लेखन नहीं है। निराला को भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसा प्रिविलेज जीवन में हासिल नहीं था, सुविधाएं हासिल नहीं थी। निराला के पास में महादेवी वर्मा या और दूसरे जो बड़े लेखक थे, प्रेमचंद थे, दूसरे लेखक थे, उनकी जैसी सुख सुविधाएं भी नहीं थी। तो निराला की जमीन कहां से तैयार हो रही है? जो कॉलोनियल पीरियड का, औपनिवेशिक युग का जो सबसे बर्बर और हिंसक यथार्थ है, वह निराला के पूरे दृष्टिकोण का निर्माण कर रहा है। निराला की चेतना को सबसे पहले झकझोरा किसने सबसे ज्यादा हिट किया? वह थी महामारी। आप जान लीजिए इसे, जिसमें उनका पूरा परिवार चला गया। हम में से कितने लेखक हैं ऐसे, उनके सामने दो चॉइस और कहा जाए कि आप बताइए अक्टूबर रेवोल्यूशन से प्रभावित हैं या महामारी की त्रासदी से प्रभावित हैं। आप तय मान लीजिए, हमारे हिंदुस्तान के अधिकतर लेखकों ने महामारी पर नहीं लिखा, महामारी का जिक्र नहीं किया अपने जीवन में। अक्टूबर रेवोल्यूशन का जिक्र किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं अक्टूबर रेवोल्यूशन का जिक्र करना गलत है। सवाल यह है कि ये जो प्राथमिकता है, ये प्राथमिकता से तय होगा कि वह लेखक किस दिशा में जाएगा। निराला के जो शुरू के बचपन था, मैं आप लोगों को शेयर करना जरूरी है। वो पूजा पाठ करते थे और दूसरी चीजें करते थे जो एक धार्मिक बेकार युवक करता है, वो सारी चीजें करते थे। निराला शुरू में एकदम सुशिक्षित, जो एक धार्मिक व्यक्ति होता है वैसे ही साक्षर सुशिक्षित धार्मिक व्यक्ति की तरह चीजें पढ़ते थे और करते थे। मंत्र वगैरह, टोटके वगैरह भी पढ़ते थे। सब छूट गया। जिंदगी की जो वास्तविकता है वो कैसे रैशनल बनाती है और कैसे पुरानी तमाम चीजों से मुक्त करने में मदद करती है, ये निराला के जीवन को देख के सीखा जा सकता है। तो निराला के कौन सी चीज मूल्यवान है? सामाजिक जीवन का दुख, वो सबसे मूल्यवान तत्व है। अब इसको अगर आप बेसिस बनाएंगे तो आप अब देखिए कि आपकी साहित्य की समझ क्या होनी चाहिए। हमारा रवैया क्या है साहित्य के प्रति? साहित्य किसे कहते हैं हम लोग?
एक प्रश्न छोड़ के ये बातचीत खत्म कर दूंगा मैं। और प्रश्न मेरा सिर्फ ये है कि हिंदी के जो लेखक हैं, आलोचक हैं, उन्होंने निराला के साहित्य संबंधी दृष्टिकोण पर बहस क्यों नहीं चलाई? उन्होंने प्रेमचंद और पीडब्ल्यूए के दृष्टिकोण पर बहस क्यों चलाई? अगर निराला के साहित्य संबंधी दृष्टिकोण पर बहस चलाई गई होती तो साहित्य के प्रति हमारा नजरिया कुछ और होता, साहित्य की भूमिका कुछ और ढंग से परिभाषित की जाती। लेकिन दौर था, प्रगतिशील आंदोलन का दौर था और बहुत बड़े बड़े आंदोलन से जुड़े हुए थे। निराला ने उस दौर में जो जितना भी प्रतिष्ठित लेखन था, प्रगतिशील लेखकों का, आलोचकों का लेखन था और उनकी जो साहित्य संबंधी धारणा थी, उसको एक सिरे से ठुकराया। और साहित्य संबंधी जो धारणा थी वो बहुत महत्वपूर्ण धारणा थी, जिस पर कि कभी बहस नहीं की गई। अगर निराला की साहित्य संबंधी धारणा पर आज भी बहस की जाए तो साहित्य के पूरे पैराडाइम और आलोचना के पैराडाइम को बदला जा सकता है। निराला को डर नहीं लगता था। निराला नाप तोल करके कि इस बात को बोलेंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, यह देखकर कभी ना लिखते थे ना बोलते थे। निराला कभी सामने कौन है इसके आधार पर अपनी राय ना बनाई ना बिगाड़ी। आलोचक वो इस बात से तय करते रहे हैं कि सामने कौन है, इससे तय करते रहे हैं। साहित्य की या कलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? अगर हम निराला की बात माने और निराला को अगर हम सीरियसली लें, हम सीरियसली लेते हैं, एक सामान्य कहना चाहता हूं आपको। हम साहित्य जब पढ़ते पढ़ाते हैं ना, तो हम करते क्या है, देश काल से साहित्य का संबंध जोड़ते हैं। अच्छा, ये दृष्टिकोण प्रेमचंद में भी है, ये दृष्टिकोण रामविलास शर्मा, ये दृष्टिकोण नामवर जी में भी है, ये दृष्टिकोण मुक्तिबोध में भी है। पढ़ाता है, हर प्रोफेसर ऐसे ही पढ़ाता है। साहित्य को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? देश काल से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। निराला इस दृष्टिकोण की सख्त मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य को देश काल से जोड़कर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। साहित्य की भूमिका है, और यह बात मुझे ज्यादा सही लगी। पता नहीं क्यों इस बात पर ध्यान नहीं दिया लोगों ने। मैं उसकी बैड इंटेंशन की मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं मैं लोगों की, लेकिन निराला ने जब यह बात कही तो पढ़ाते हैं हम लिख, ये या देश काल में बात कैसे, अगर देश काल से परे नहीं है तो 500 साल बाद भी आपको कबीर क्यों रेलेवेंट लगता है? अभी कबीर का युग बदल चुका है, कबीर का देश भी बदल चुका है। आपने कभी इस बात का उत्तर नहीं दिया। आपने कभी निराला के इस दृष्टिकोण पर बात नहीं की कि निराला ने जो बात कही थी कि उसे देश के परे ले जाकर
ये संदर्भ विहीन है। आपने जब देश और काल के साथ में साहित्य को एक खास तरह के उपयोगितावाद से जोड़ दिया, तो साहित्य का पठन पाठन मूल्यांकन जब उपयोगितावाद के आधार पर होगा, व्यवहार कि वो देश का, लेकिन साहित्य उपयोगितावाद से और व्यवहारवाद से एकदम बाहर जाता है। इस काल से जुड़ी हुई नहीं है, साहित्य इस काल के परे ले जा। रचना जब लिखते हैं तो आपको रचना पढ़ते समय आपको ये रामचरितमानस उस समय तो पढ़ा जिस समय तुलसी ने लिखा था। कुछ दर्जन लोग रहे थे जो कि तुलसी की रामायण को जानते होंगे। आज हिंदी भाषी क्षेत्र के हर इलाके में तुलसी। निराला का एक निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग उसे पढ़ें। निबंध का शीर्षक है साहित्य का आदर्श। और यह निबंध प्रेमचंद के और दूसरे जो लोग थे जो प्रेमचंद की परंपरा को जिन्होंने आगे बढ़ाया उसके बिल्कुल एकदम विपरीत लिखा। निराला ने लिखा कि यह देश काल से बांध कर देखने की परंपरा पराधीन दृष्टि, यह बंधन में बांधती है, यह बंधन से मुक्त नहीं करती। साहित्य का काम है बंधन से मुक्त करना, पराधीनता से मुक्त करना। लेकिन देश और काल के संदर्भ में जब आप बांध कर साहित्य को देखते हैं, ये जो देश काल के बंधन में बांध कर देखने की जो परंपरा, इस परंपरा की निराला जब आलोचना करते हैं तो वे एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू की तरफ ध्यान खींचते हैं। के साथ में जो पोएट पैदा हुए थे उन पोएट्स ने क्या किया। हमारे यहां कौन सी और चीज है जो बंधन में बांधती है? जैसे देश काल के बंधन में साहित्य को बांध के जब हम देखते हैं तो हम पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाते हैं। उसी तरह एक और भी एलिमेंट है, एक और भी सिस्टम है, हम कहते हैं धर्म बंधन भी, चाहे वो सोने हो, पराधीनता की बेड़ियों में बांधते हैं। निराला मांग करते हैं कि साहित्य को देश और काल, तभी तुम स्वतंत्र रूप से सोच सकोगे और स्वतंत्रता को अर्जित कर सकोगे। और ये अफसोस की बात है कि बहस ही नहीं हुई, उस पर लिखा ही नहीं गया। और देश काल के आधार पर एक और चीज गढ़ी गई। वो क्या थी? साहित्य के आदर्श, जीवन के आदर्श। ये साहित्य के जीवन के आदर्श जो गढ़े गए, ये साहित्य और जीवन के आदर्श भी उस बंधन को मजबूत करने में मदद करते रहे हैं। यही वजह है कि हम साहित्यकार पैदा तो होता है, वो प्रतिवादी भी एकदम क्रांतिकारी नहीं होता, रिवेल नहीं होता। रियल साइंस में रिवेल नहीं होता। रियल साइंस में क्रांतिकारी और या रिवेल वही होगा बंधनों को नहीं मानेगा। का एक ही लक्ष्य होगा, एक ही लक्ष्य होगा, मनुष्य और मनुष्य को बदलना। उससे बेहतर साहित्य का लक्ष्य मनुष्य है और मनुष्य को बेहतर, मनुष्य का बुनियादी लक्ष्य सारे आचार व्यवहार निर्धारित होते हैं उसके। हमने साहित्य के इस मानक को कभी सामने रखा ही नहीं। साहित्य के सृजन के, कला के सृजन के कोई नियम नहीं होते।
लेखक अपनी इच्छा से लिखता है और अपनी इच्छा से तक संबोधित करता है जहां तक उसकी इच्छा हो। कोई सीमा नहीं है संबोधन की। अभिव्यक्ति वहां तक फैली हुई लेखक जाना चाहे। इसलिए वो लोग कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आजादी तो होनी चाहिए, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं है। हमें कौन सी चीज जरूरी है हमारे लिए? हमारे लिए ये दायरा वहां तक फैला हुआ है, कलाओं का दायरा वहां तक फैला हुआ है जहां तक कि वे देश और काल की अतिक्रमण कर सकें। हम धर्म से संविधान के नियमों में बांध दिया है। साहित्य संविधान के नियमों के हिसाब से, संविधान की परिभाषा के हिसाब से लिखा नहीं जाता। वाद नहीं है। साहित्य निर्देश्य भी नहीं होता। स्वोद्देश्य होता है, उसके उद्देश्य के केंद्र में मनुष्य है और मनुष्य को बेहतर बनाने का लक्ष्य है, और इसके लिए वो जो भी उपयोगी है। लेकिन हमने इस चीज थी रवि दृष्टिकोण से यह चीज मिलती थी, निराला ने यह चीज रविन्द्रनाथ से ली। आपने क्या किया? निराला एक चीज की और आलोचना करते हैं जिसको कि नोटिस लिया जाना चाहिए। निराला ने कहा कि हमने ये अजीब सी स्थिति पैदा हो गई, साहित्य का काम क्या है? निराला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहते हैं साहित्य का काम ज्ञान देना। संदर्भ में वे बंगाली जाति की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि देखो बंगाली जाति को देखो, उन्होंने साहित्य को नॉलेज का जो है बेस बना दिया, ज्ञान का आधार बना दिया। हमारे यहां ज्ञान का आधार रहा ही नहीं है। अभी भी पैराडाइम शिफ्ट नहीं हुआ है। अभी भी ज्ञान अर्जित करने का आधार साहित्य नहीं है। ज्ञान अर्जित करने का मीडियम हमारी अपनी भाषा नहीं है। हमारे यहां तो बच्चे हैं जो वो हिंदी से नफरत करते हैं। हिंदी, वो कहते हैं हिंदी में है क्या, बकवास है हिंदी। हिंदी पढ़ने लायक है क्या? हिंदी में कुछ नहीं है सीखने के लिए। सीखे बिना हिंदी जाने उनके अंदर ये संस्कार भरे जाते हैं। हमारा जो लेखक बड़ा होता है वो एक खास तरह की हीनता की भावना में बड़ा होता है। वो कविता तो लिखता है, कहानी तो लिखता है, लेकिन वह ये जानता है कि इसका उपयोग सिवाय रीडिंग के, पढ़ने के अलावा कोई नहीं है। वो ये मानने के लिए नहीं है, इसे डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है कि वह जो लिखता है उसका आधार है नॉलेज। तमाम लेखिकाएं, तमाम दलित लेखक हैं उन्होंने कि साहित्य लिखा है, हमें देखना चाहिए कि वहां हमने ज्ञान बहस की है, हमने विचारधारा को लेकर तो बहस की है, लेकर बहस की है, लेकिन नॉलेज के पैराडाइम को नहीं की है। तो आपके लिए साहित्य की भूमिका कितनी होगी? बहुत सीमित होगी। निराला के दृष्टिकोण से अगर साहित्य को देखा जाए, परिभाषित किया जाए, तो सारा का सारा जो अभी तक जो विमर्श 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद से जो विकसित हुआ विमर्श है, वो विमर्श एकदम धराशायी हो जाएगा। उसमें प्रेमचंद का दृष्टिकोण भी धराशायी हो जाएगा। और बेहतर तरीका क्या है? निराला के इस दृष्टिकोण पर बात ही मत करो। सबसे अच्छा यह राम की शक्ति पूजा पढ़ो, और ज्यादा तकलीफ हो रही है तो तोड़ती पत्थर पढ़ो, और ज्यादा दुख हो रहा है तो जाओ तुम सरोज स्मृति पढ़ो। यानी निराला को भी अब हमने अपने एडहोकिज्म में एक
टूल्स बना दिया है। साहित्य हमारे यहां क्या है, साहित्य के प्रति हमारा रवैया क्या है, एडहॉक रवैया है, तदर्थ रवैया है। साहित्य की आलोचना का, साहित्य के प्रोफेसरों का, साहित्य के लेखकों का क्या रवैया है, उपयोगितावादी रवैया है। निराला इसकी तीखी आलोचना करते हैं, निराला प्रेमचंद की भी तीखी आलोचना करते हैं। प्रेमचंद ने दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था प्रांतीय लेखकों का, उसमें भाषण दिया था सभापति पद से, जिसमें प्रेमचंद ने यह बात कही थी कि अगर आपका स्टमक अच्छा होगा, पेट अच्छा होगा, आपकी पाचन क्रिया अच्छी होगी, तो आप अच्छा खाना हजम कर सकते हैं। साहित्य के लिए निराला ने इस दृष्टिकोण की तीखी आलोचना की। साहित्य का हमारी पाचन क्रिया की चीजों से कोई संबंध नहीं है। प्रेमचंद ने एक बात कही थी, मैं उस कोटेशन को पढ़ना चाहता हूं, आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि निराला कितने दुर्धर्ष भाव से लड़ रहे थे उस समय, और वो भी प्रेमचंद से। प्रेमचंद ने उस भाषण में कहा था, हो सकता है नास्तिक होकर भी पूर्ण चित्रों की या भक्ति रस की कविता की रचना करे, पर इस रचना में कदाप वह चीज और प्रभाव की रचना में हो सकता है। अनकोट। अब आप सोचिए प्रेमचंद के दिमाग में कौन सी चीज चल रही थी। साहित्य के सृजन के साथ में प्रेमचंद किस चीज को जोड़ रहे हैं? क्या साहित्य सृजन का संबंध आस्तिक और नास्तिक के दृष्टिकोण से है? जी नहीं। प्रेमचंद के दृष्टिकोण में यह बहुत बड़ी दरार है, बहुत बड़ा फर्क है, गलत नजरिया है प्रेमचंद का। लेखक के लिए वो नास्तिक आस्तिक का कोई संबंध नहीं है लेखन से, उसकी ईश्वर भक्ति से कोई संबंध नहीं है। एक अच्छा लेखक वो हिंदू हो भी सकता है, आस्तिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो आस्तिक नास्तिक के साथ में साहित्य का क्या संबंध? अभी जैसे कर रहे हैं ना लोग कि अच्छे विचार किसके आते हैं? जो शाकाहारी खाना खाता है। नहीं, अच्छे विचार के पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। नास्तिक होने का आपके साहित्य संबंधी दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है। प्रेमचंद पर एक बहुत मैं वो पूरी वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वैसे हिस्सा बहुत बड़ा है, लेकिन 4 लाइन में जरूर पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। जो मैंने अभी कोटेशन बोला उसके आगे वो कहते हैं, प्रेमचंद जब ऐसी संस्कार होंगे वैसे ही उसकी धारणाएं बनेंगी। तो उन्होंने ये बात कही है कि प्रेमचंद तो मुसलमान नहीं थे, तो फिर प्रेमचंद ने उर्दू में कैसे लिखा? अगर आस्तिक होने से ही, नास्तिक होने से ही चीजें बनती हैं, तो प्रेमचंद ने उर्दू में लिखा कैसे? तो प्रेमचंद तो मुसलमान नहीं थे। जो चीज मैं कहना चाहता हूं वो ये कि निराला पर बात करते समय जब आप निराला को सेंटर में लाएंगे तो हमारे जो आइकॉन है, लिटरेचर के आइकॉन जो हमने गढ़े हैं इस बीच में, वो सारे आइकॉन धसक जाएंगे, एकदम गायब हो जाएंगे। निराला मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं,
मुझे इसलिए अच्छे नहीं लगते कि उन्होंने कविताएं बहुत अच्छी लिखी हैं। मैं विचारों में रमण करता रहा हूं, वो विचार बहुत ज्यादा प्रिय हैं क्योंकि उससे नॉलेज मिलती है। साहित्य में की भूमिका है ज्ञान देने की। ये जेनर जितने भी हैं, ये जेनर ज्ञान के स्रोत हैं। ये मनोरंजन के लिए नहीं लिखते ये लोग। अगर कलाकार वही हो सकता है जो नास्तिक होगा, या कलाकार वही हो सकता है जो आस्तिक होगा, तो निराला ने सवाल उठाया है कि हमें जवाब तो दो कि क्या बैल बैल होना जरूरी है? आप लोग जानते ही हैं, विशाल भारत के संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी थे, वो निराला के घनघोर आलोचक थे। निराला के ऊपर अटैक करते हुए उन्होंने बहुत कुछ लिखा था और छपाया था। निराला अकेला ऐसा लेखक है जो कि अपने जमाने के हिंदी के बड़े प्रतिष्ठानों से मोर्चे लेता रहा है। उसने बड़े जो निर्धारक लोग थे साहित्य के, उनके पैटर्न पर लिखने से मना किया, उनके दृष्टिकोण को नहीं माना। निराला के लिए बहुत आसान था कि प्रेमचंद के दृष्टिकोण को मानते, वो उसका समर्थन करते, लेकिन निराला का दृष्टिकोण साहित्य संबंधी प्रेमचंद के दृष्टिकोण से एकदम भिन्न है, और भिन्न ही नहीं, एकदम विपरीत है। और उसकी पहली की वो ये कि साहित्य को देखते समय उसे देश और काल से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या करें हम लोग? क्या करें हम लोग? साहित्य के विकास के लिए जीवन के सभी रास्ते खुले हुए होने चाहिए, और किसी भी रास्ते के प्रति लेखक का अनटचेबल भाव नहीं होना चाहिए। लेखक कहां मिलेगा मुझे? लेखक मुझे अपने सृजन में मिलेगा या लेखक अपने दृष्टिकोण में मिलेगा? सृजन में जो उसका दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है वहां मैं उसे खोजूंगा, और सृजन में उसका लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, सत्य, सत्य और सत्य। और आखिरी चीज बहुत जरूरी चीज, अक्षय तृतीया है ना, और वो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो भी अक्षय तृतीया मना के गए हैं, वो एक जैन ऋषि का भी जिक्र करके गए हैं। तो जैन ऋषि जिनका वो जिक्र करके गए, वो जैन क्यों? दान करने के लिए नहीं, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने के लिए। अगर मुझे जैनियों से भी कुछ सीखना होगा ना, साहित्य के लिए भी कुछ सीखना होगा। साहित्य की जो धुरी है वो कौन सी है? साहित्य के दो काम है। पहला काम है मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना, दूसरा काम है देश काल के परे ले जाकर साहित्य को देखना और विश्लेषित करना, और तीसरा काम है उसका साहित्य को उपयोगितावाद के दायरे से बाहर लाना। साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो हम उपयोगितावादी दृष्टिकोण से साहित्य न पढ़ें और न लिखें। इसका मतलब यह होगा साहित्य का काम मांग पूर्ति के आधार पर लिखना नहीं है। साहित्यकार का काम मांग पूर्ति के आधार पर लिखना नहीं है। वो बाजार से संचालित नहीं होता कि प्रकाशक ने कहा कि हमें एक दलित पर संकलन दो, प्रकाशक ने कहा हमें एक दलित पर रचना दो। नहीं, लेखक का काम, लेखक कैसे लिखता है, क्यों लिखता है, कब लिखता है। लेखक तब लिखता है जबकि वह खुद महसूस करता है, उद्विग्न होता है किसी चीज को लेकर, कोई विषय उसे अंदर तक उद्वेलित करता है,
और वो उसे फोर्स करता है कि वो लिखे। शोलोखोव के शब्दों में कहें, लेखक क्यों लिखता है? जब उसे नोबेल प्राइज मिला था शोलोखोव को, आप लोग जानते हैं कि शोलोखोव की खूबी क्या थी? शोलोखोव की खूबी ये नहीं थी कि उसने बहुत बड़ी चीजें लिखी। शोलोखोव ने युद्ध के मोर्चों पर जा जाके रिपोर्टाज लिखे थे, आंखों देके रिपोर्टाज लिखे थे। शोलोखोव उन बड़े लेखकों में से जिसने के सोवियत संघ में जार शाही के पतन को लिपिबद्ध किया। और जब उसने नोबेल प्राइज के लिए अपना भाषण दिया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, और वो बात हमारे यहां सिर्फ एक ही लेखक ने कही। शोलोखोव ने जो कही थी बात क्या थी? शोलोखोव से पूछा गया कि तुम किसके आदेश पर लिखते हो? शोलोखोव ने सिर्फ ये कहा था कि मैं हृदय के आदेश पर लिखता हूं। हम वो किसके आदेश पर लिखेंगे? आदेश पर लिखेंगे, न सरकार के आदेश पर लिखेंगे, न कानून के आदेश पर लिखेंगे, न वो देश काल के आदेश पर लिखेंगे, वो हृदय के आदेश पर लिखेंगे। जब वे अपने मन में फील करेंगे, उद्वेलित होंगे, जैसा जिस रूप में उचित लगेगा वैसा लिखेंगे। लिखने में नियमों की कोई बंदिश नहीं होगी। लेखक नियमों से संचालित होकर नहीं लिखता, बल्कि लेखक नियमों को तोड़ने के लिए लिखता है। अगर वो तोड़ेगा नहीं तो बदलेगा कैसे? अगर साहित्य को देश काल के संदर्भ में लिखोगे तो साहित्य की सीमित भूमिका होगी और वो पराधीन बनाने वाली भूमिका होगी। लेकिन देश काल के संदर्भ के बाहर ले जाके अगर लिखोगे तो साहित्य की परिवर्तनकामी भूमिका होगी, और साहित्य फिर वह नहीं रहेगा जो कि अभी तक हम पढ़ते रहे। साहित्य का पूरा सिस्टम बदल जाएगा, उसके बारे में हमारा सोच बदल जाएगा, उसके प्रति हमारा कर्तव्य और सरोकार भी बदल जाएगा। अभी हमने साहित्य को किस रूप में अपने साथ जोड़ रखा है? हमने एक उपयोगितावादी तौर पर जोड़ रखा है। हमने एक सामाजिक परिवर्तन के एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, एक संस्थान के तौर पर साहित्य को देखा ही नहीं है। हम साहित्य को संस्थान के तौर पर देखते ही नहीं है। हम साहित्य को किस रूप में देखते हैं? हम साहित्य को देखते हैं विधाओं के रूप में। साहित्य विधाओं के रूप में नहीं। आधुनिक काल जब आ गया तो साहित्य एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है, संस्थान है वो। और जब वो संस्थान है तो वह एक ऐसा संस्थान है जो कि लगातार बदल रहा है। हमारी भूमिका क्या होगी? हम इस परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने को बदलें। हमारी भूमिका यह नहीं हो सकती कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। साहित्य का काम जैसा है वैसे रहने देना नहीं है। साहित्य लिखा इसलिए जाता और बदलेंगे तब जब साहित्य की देश काल से परे भूमिका को परिभाषित करेंगे। देश काल में बांध के भूमिका परिभाषित करेंगे तो आप साहित्य के सिर्फ कदम ताल के शिकार होंगे। जैसे एनसीसी में होता है ना, कैडेट गतिशील तो होता है लेकिन एक ही जगह खड़े होकर कदम ताल करता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, यही करेंगे आप। साहित्य का काम कदम ताल करना नहीं है। साहित्य का काम तब होगा जबकि आप देश काल के संदर्भ के परे ले जाकर साहित्य पर विचार करेंगे और उसके केंद्र में, अभी तक केंद्र में वर्ग थे, जो प्रगतिशील आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सवाल यह वर्ग के ऊपर भी कुछ है कि नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यही तो कहा, जिसे कि निराला ऐसा बनाया कि केंद्र में मनुष्य होगा और एक बेहतर मनुष्य का लक्ष्य होगा, और यही साहित्य का लक्ष्य होगा। और साहित्य के लिए कोई भी विषय अनटचेबल नहीं होगा। साहित्य के लिए कोई भी वर्ग अछूत नहीं होगा। और साहित्य लिखने के लिए कोई भी उपकरण अछूत नहीं होगा। साहित्यकार नास्तिक भी हो सकता है, साहित्यकार आस्तिक भी हो सकता है, साहित्यकार धार्मिक भी हो सकता है, अधार्मिक भी हो सकता है, वह स्मगलर भी हो सकता है, वह भला आदमी भी हो सकता है। साहित्यकार कोई भी हो सकता है। यह कहना ठीक नहीं है कि साहित्यकार तो सिर्फ वे लोग होंगे जो कि बस ये दोष रहित होंगे, सदाचारी होंगे, पुण्यात्मा होंगे, परोपकारी होंगे, वगैरह वगैरह। नहीं, साहित्यकार कोई भी हो सकता है और साहित्य का विषय कोई भी विषय हो सकता है।
अगर साहित्य को लिखना है, बड़े लेखकों ने किन पर लिखा? गोर्की बड़े लेखक बने इसलिए कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड पर सबसे ज्यादा लिखा। जिस अंडरवर्ल्ड के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। हमारी स्थिति क्या है कि हम साहित्य को एक पवित्र पुण्य का काम बना दिया, एक धार्मिक कर्मकांड बना दिया है उसे हमने। साहित्य धार्मिक कर्मकांड नहीं है। साहित्य का काम है बदलना, और बदलेंगे तब जबकि आप देश काल के परे जाएंगे। अगर मैं मथुरा में रहता और मैं चतुर्वेदी, मैं तो मथुरा में अभी भी हूं, मैं चतुर्वेदी भी हूं, मेरे जनेऊ भी हुए हैं, मुझे दीक्षा भी मिली, मैं अभी भी पूजा करता हूं, मैं अभी रोज पूजा करता हूं, रोज खाना बनाता हूं, रोज भगवान को प्रसाद चढ़ाता हूं, लेकिन साहित्य नहीं पढ़ता तो मैं बदलता नहीं, मैं आगे नहीं जाता। साहित्य का काम जैसा है वैसे रहने देना नहीं है। साहित्य मुझे या किसी भी व्यक्ति को जो साहित्य पढ़ते हैं, इसलिए आप देखेंगे एक नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा अभी साहित्य नहीं पढ़ता, तो जाहिर है उनमें बदलने की कोई चाहत भी नहीं है। हमने भी, हिंदी भाषी लोगों ने भी पढ़ना बंद कर दिया है, बुढ़ों ने पढ़ना बंद कर दिया है, जो एज उम्र दराज लोग हैं उन्होंने लाइब्रेरी जाना बंद कर दिया है, किताब खरीदना बंद कर दिया है। तो आप बदलेंगे कहां से? तब तो आपके सिर पर हमेशा कोई ना कोई जल्लाद सवार रहेगा और वो आपको हाँकेगा। आपको जल्लाद के उपदेश, महान उपदेश लगेंगे, क्योंकि आपने परिवर्तन के नियम को डिनाई किया है। साहित्य का काम है परिवर्तन के नियम को चलाना, परिवर्तन के नियम को मानना और परिवर्तन के नियम को आपके संस्कार का हिस्सा बनाना। इसीलिए इसीलिए निराला ने कहा था कि साहित्य को देश काल के दायरे में मत बांधो। जिन लोगों ने साहित्य का डिस्कोर्स तैयार किया देश काल के दायरे में बांधकर, उन्होंने समान धर्मा लेखक पैदा किया, जिसे हम लोग करप्ट राइटर कहते हैं, करप्ट इंटेलेक्चुअल कहते हैं। निराला इसी अर्थ में रियल सेंस में बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी नहीं थे। मुझे अगर किसी परंपरा का विकास करना होगा तो मैं ऐसी परंपरा का विकास की नींव निराला ने रखी थी। मैं उस परंपरा का विकास की नींव प्रेमचंद ने रखी। साफ कह रहा हूं इस बात को। मुझे चॉइस बहुत नहीं, मुझे साहित्य का अपना दृष्टि, और ये मैं दृष्टिकोण बदलूंगा तब जबकि मैं वो डॉक्यूमेंट सामने लाऊं के साहित्य संबंधी लेख डिस्कस किए जाने चाहिए, उन पर और बहुत हो चुका, अब थोड़ा सा प्रेमचंद को रेस्ट करने दो। बहुत हो चुका प्रगतिवाद और उसके तमाम किस्म के साहित्य संबंधी करने दो। साहित्य की नई परंपरा शुरू वहां से होती है, दूसरी परंपरा शुरू वहां से होती है जहां से निराला कदम रखते हैं। निराला संबंधी दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी राम की शक्ति पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्लीज आप उनके साहित्य और समझें। वह पहला लेखक है, वह पहला लेखक है जो कि लेंथ में जाके, डिटेल्स में जाके, वो साहित्य के अंदर और साहित्यकार के अंदर, इस समाज के अंदर जो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जाति और धर्म और उनकी बेड़ियां, और तीसरी चीज हिंदू मुस्लिम विवाद, इन तीनों चीजों को सीधे एड्रेस करता है। और एड्रेस कहां से करता है? उसी अपने लिबरेटर एक मुक्त पर। जाहिर है कि इसमें दिक्कत होगी। हम तो स्टेटस को, यानी प्रगतिशीलता का भी एक यथास्थितिवाद है, जो प्रगतिशीलता के यथास्थितिवाद से भी निकलने की जरूरत है। जनवाद के भी, जो जनवादी लेखक संघ के लोग हैं, उनको भी एक जनवाद के यथास्थितिवाद से निकलने की जरूरत है, क्योंकि उनमें भी अधिकतर लेखक इस दृष्टिकोण के शिकार हैं, देश काल से बांध के चीजों को देखने के शिकार हैं।
साहित्य का पैराडाइम बदलना है, तो जाहिर है कि आपको अपने इन दायरों के बाहर निकलना होगा। जानते मेरा अपराध क्या है? मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं ऐसे ही बोलता हूं। मैं भी जनता इलेक्शन का मेंबर था लेकिन मुझे कभी यश नहीं मिला। मैंने भी खूब काम किया है, मैंने खूब चंदा वसूला है उनके लिए, खूब चंदा जमा किया है, मैंने उनकी खूब सेवा की है। मेरी अप्रोच तब भी यही थी व्यवहार में, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कि मेरे लिए लेखक महत्वपूर्ण है। मैं लिखता हूं, चाहे 10 कहानी लिखता हूं, महत्वपूर्ण है। ओहदा महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी शोहरत महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपने एक कैसा संसार बनाया है जहां से कि आप तय कहां से करते हैं लेखक के बारे में? आप तय करते हैं उसके ओहदे से, आप तय करते हैं उसके कनेक्शन से। मेरे ऊपर भी अगर ज्योति बाबू का हाथ रहा होता तो मैं भी बड़ा लेखक होता। सबसे ज्यादा चंदा इकट्ठा किया मैंने, सबसे ज्यादा सेवा की मैंने, जानते हैं। लेकिन जनवरी इलेक्शन की मैं किसी कमेटी में नहीं रहा ऊपर। एक से एक उठाई गिरा किस्म के लोग ऊपर चले जाते थे, मैं नीचे ही रह जाता था, खड़ा खड़ा मैं ही रह जाता था। मुझे कोई इसका मलाल नहीं है। मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं ये कि अगर ईमानदार हैं हम लोग बात करने के लिए, तो हमें निराला के साहित्य संबंधी दृष्टिकोण को आधार बना के नए सिरे से बहस जनरेट करनी चाहिए कि साहित्य की भूमिका क्या है, साहित्य के लक्ष्य क्या हैं, साहित्य के अभी कार्यभार कैसे हो सकते हैं। यह हमें नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।